शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी के बीच में है। प्यारे बच्चों, इनके अगर प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो इल्तुतमिश का अर्थ है राज्य का स्वामी। यह मध्य एशिया के इल्बरी जनजाति का तुर्क था। इसके पिता का नाम इलम खां था, जो अपने जनजातीय कबीले का प्रधान था। इल्तुतमिश अत्यंत होनहार और था, जिस कारण वह अपने पिता का विशेष प्रिय था। ईर्ष्यावश उसके भाइयों ने उसे घोड़ों के एक व्यापारी के हाथों बेच दिया था। उस व्यापारी ने किसी और के हाथ बेच दिया, उसने किसी और के हाथ। इस तरह कई हाथों में डोलते डोलते जमालुद्दीन चुस्तकबा के हाथों पहुंचा, जो उसने गजनी के दासों के बाजार में ले आया, जहां मोहम्मद गोरी से भाव न पटने के कारण वह उसे बेच न पाया। इस पर कुपित होकर गोरी ने गजनी में उस इल्तुतमिश के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। 3 वर्ष बाद गजनी में ऐबक ने गोरी से चुस्तकबा के मार्फत इल्तुतमिश को खरीदने की इजाज़त मांगी। इस पर गोरी ने कहा, यहाँ उसके विक्रय पर प्रतिबंध है, इसलिए व्यापारी उसे दिल्ली ले जाए और वहाँ से तुम उसे खरीद लो। इस प्रकार दिल्ली में ऐबक ने चुस्तकबा से इल्तुतमिश को एक अन्य दास तमगाज के साथ 1 लाख जीतल में खरीदा। बाद में तमगाज भटिंडा का राज्यपाल बना और ऐबक व यल्दौज के बीच हुए युद्ध में मारा गया। ऐबक ने आरंभ में इल्तुतमिश को सर-ए-जहांदार मतलब शाही अंगरक्षकों का सरदार के पद पर नियुक्त किया। जल्द ही वह अमीर शिकार यानी शाही शिकार का प्रबंध करने वाला सरदार के पद पर पहुंच गया। 1200 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद उसे ग्वालियर नगर का अमीर बनाया गया। तत्पश्चात उसे बुलंदशहर व उसके अंतर्गत प्रदेशों की एकता मिली। इसके बाद उसे बदायूं की एकता मिली, जो रैवर्टी के अनुसार दिल्ली साम्राज्य में सबसे उच्च थी। इसको अगर दासत्व से मुक्ति की बात करें बच्चों, तो 1205-6 ईस्वी के बीच में जब गोरी खोखरों का दमन करने के लिए गजनी से चला गया तो उसने दिल्ली की सेना भी बुलवाई। इल्तुतमिश बदायूं की सेना लेकर ऐबक के साथ चला। इस अवसर पर इल्तुतमिश ने असाधारण साहस व उत्साह का परिचय दिया, जिस कारण वह गोरी की नज़र में चढ़ गया। उसने ऐबक को यह आदेश दिया कि इल्तुतमिश का मुक्ति पत्र लिखा जाए। इस प्रकार जब गोरी ने यल्दौज, कुबाचा व ऐबक जैसे अनेक वरिष्ठ दासों को भी दासता से मुक्त नहीं किया था, उसने अपने दास ऐबक के दास इल्तुतमिश को दासत्व से मुक्त कर दिया। इसके शासनकाल के 3 चरण हैं। इल्तुतमिश के 26 वर्ष शासनकाल को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1211 से 20 के बीच में है। इस अवधि में उसने मुख्य रूप से विरोधियों के दमन में व्यस्त रहा। द्वितीय चरण 1221 ईस्वी से 24 ईस्वी के बीच में, इस अवधि में उसे मंगोल आक्रमण चंगेज खां से उत्पन्न खतरे का सामना करना पड़ा। और तीसरा चरण 1225 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी, इस अवधि में वह अपनी व्यक्तिगत व वंशीय सत्ता के संगठन में व्यस्त रहा। राज्यारोहण के पश्चात इल्तुतमिश को जबरदस्त आंतरिक और विदेशी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस समय 3 शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे जिनसे इल्तुतमिश को निपटना था। गजनी का यल्दौज, सिंध का कुबाचा तथा लखनौती का अली मर्दान खलजी। इसके अतिरिक्त उसे उन स्वतंत्र राज्यों पर भी अधिकार करना था जो हिंदू शासकों के अधीन थे, जैसे जालौर व रणथंभौर। प्रथम चरण की अगर बात करें बच्चों 1211 से 20 के ईस्वी के बीच में, तो इस चरणों में इल्तुतमिश को यल्दौज व कुबाचा के संघर्ष को रोकना पड़ा। यल्दौज की पराजय व अंत होता है 1215-16 ईस्वी में। जब ख्वारिज्मों ने यल्दौज को गजनी से खदेड़ दिया तो वह तुरंत लाहौर आया और कुबाचा को खदेड़ कर लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1215-16 ईस्वी में तराइन के मैदान में जो युद्ध हुआ
उसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित कर दिया। युद्ध में जब यल्दौज मोहम्मद जुनैदी के बाण से घायल हो गया तो उसे बंदी बना लिया गया और बदायूं ले जाकर उसका वध कर दिया गया। ए.के. निजामी नाम के एक इतिहासकार हुए हैं, उनके शब्दों में इल्तुतमिश के लिए यह दोहरी विजय थी, उसकी सत्ता को ललकारने वाले सबसे भयंकर शत्रु का विनाश और गजनी से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद, जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया। कुबाचा की प्रथम पराजय अगर देखा जाए तो 1217 ईस्वी में हुआ। इस विजय के उपरांत इल्तुतमिश का कुबाचा के साथ समझौता हो गया। कुबाचा को लाहौर का शासन का अधिकार दे दिया गया, पर कुबाचा इतने से संतुष्ट नहीं था। वह भटिंडा पर अधिकार करने का फिराक रखता था। कुबाचा की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का दमन करना ही इल्तुतमिश ने उचित समझा। 1217 ईस्वी में कुबाचा के विरुद्ध बढ़ा और वह भाग खड़ा हुआ। कुबाचा का पीछा करके उसे पराजित किया और उसे पूरी तरह कुचला नहीं जा सका। लाहौर का शासन अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद को सौंपकर इल्तुतमिश दिल्ली वापस आ गया। दूसरा चरण अगर देखें तो 1211 से 1224 ईस्वी के बीच में मंगोल चंगेज खा और ख्वारिज़्मी जलालुद्दीन मंगबर ने 1220 ईस्वी में मंगोलों ने ख्वारिज़्म साम्राज्य को नष्ट कर दिया। मंगोलों ने इतिहास में सर्वशक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जो अपने चरमोत्कर्ष काल में चीन से लेकर भूमध्य सागर तक तथा कैस्पियन सागर से लेकर जक्सार्टेस नदी तक था। मंगोल नेता चंगेज खा, जो अपने को ईश्वर का अभिशाप कहलाने में गर्व महसूस करता था, उसने ख्वारिज़्म शाह के उत्तराधिकारी पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर जलालुद्दीन ने मंगोलों की वीरता से सामना किया। पराजय के उपरांत जलालुद्दीन ने अपने घोड़े को नदी में डाल दिया और सिंधु नदी को पार करके इस तरफ पहुंच गया। चंगेज खा 3 महीने तक सिंधु नदी के इर्द गिर्द मंडराते रहने के बाद निश्चय किया कि वह भारत पर आक्रमण करने के बजाय ख्वारिज़्मी साम्राज्य के शेष भागों को जीतेगा। साथ ही चंगेज खा ने एक तटस्थ सुल्तान अर्थात इल्तुतमिश के राज्य की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, क्योंकि चंगेज खान ने जब इल्तुतमिश को यह संदेश भेजा कि वह जलालुद्दीन की कोई मदद न करे और तटस्थ रहे, तो उसने ऐसा किया भी था। इस प्रकार भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा इल्तुतमिश ने डाल दिया और जब चंगेज खा जिंदा रहा यानी 1227 ईस्वी तक, तब तक इल्तुतमिश ने सिंधु घाटी में सत्ता प्रसार की कोई चेष्टा नहीं की। यह घटना कठिन है कि यदि चंगेज खा भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया होता तो उसका परिणाम क्या होता। भारत में तुर्की राज्य, जो अभी भी निर्बल था, संगठन के दौर से गुजर रहा था, तहस नहस हो गया होता और संभवतः भारत को भी बड़े पैमाने पर हत्या व विनाश लीला देखनी पड़ती, जिसके समक्ष तुर्कों का प्रारंभिक अत्याचार मामूली लगता है। हाँ, एक लाभकारी परिणाम हो सकता था, चूंकि मंगोल बौद्ध धर्मावलंबी थे और उनमें तथा भारतीय जनता में बहुत समानता थे, इसलिए वे भारतीय समाज में आसानी से घुल मिल गए होते, जबकि तुर्कों के लिए यह कभी भी संभव नहीं हो पाया। जलालुद्दीन मंगबरनी ने सहायता है तो आइनुल मुल्क नामक एक दूत इल्तुतमिश के पास भेजा था, जो इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण के भय से उस दूत को मरवा दिया और जलालुद्दीन को कहला भेजा कि भारत की आबो हवा आपके मुआफिक न पड़ेगी, इसलिए आपको भारत छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। इल्तुतमिश की तरफ से नाउम्मीद होकर जलालुद्दीन ने खोखरों के प्रधान शंकीन की पुत्री से विवाह कर उसे अपनी ओर मिला लिया तथा उसकी मदद से कुबाचा के अधिकृत प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। उसी समय उसे यह सूचना मिली कि खुरासान में उसके समर्थकों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए 1224 ईस्वी में वह सिंधु नदी पार करके स्वदेश लौट गया। इस प्रकार इस समस्या का समाधान हो गया। तृतीय चरण अगर देखें तो अब इल्तुतमिश को अपने विजय एवं संगठन की योजनाओं की ओर ध्यान देने का समय मिला। बंगाल विजय 1225 से 30 ईस्वी के बीच में, इसमें हसामुद्दीन एवज खलजी, सुल्तान गयासुद्दीन व इख्तियारुद्दीन बल्का का उल्लेख होगा। अली मर्दान खलजी, जिसने ऐबक के नैतिक समर्थन से अपनी सत्ता स्थापित की थी, की हत्या कर दी गई।
इसके बाद 1211 ईस्वी में हुसामुद्दीन एवज खलजी को उस पद पर बिठाया गया। वह एक स्वतंत्र शासक बन बैठा और सुल्तान गयासुद्दीन का खिताब धारण किया। जाजनाग, तिरहुत, बंग एवं कामरूप के राज्यों से खिराज वसूलना शुरू कर दिया। जब 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल की ओर कूच किया तो उसने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली और भारी हर्जाना देने को तैयार हो गया, क्षतिपूर्ति देने को तैयार हो गया। किंतु इल्तुतमिश के पीठ फेरते ही उसने उसके प्रतिनिधि मलिक जानी को खदेड़ दिया और फिर एक स्वतंत्र शासक बन बैठा। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को भेजा, जिसके हाथों सुल्तान गयासुद्दीन पराजित हुआ और मारा गया। इल्तुतमिश ने वहां शासन व्यवस्था नासिरुद्दीन को सौंप दी। जब 1929 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो खलजी सरदारों ने मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का के नेतृत्व में बलवा कर दिया, विद्रोह कर दिया। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर दूसरी बार आक्रमण किया और बल्का को परास्त करके अलाउद्दीन जानी को शासक नियुक्त किया। तब से बंगाल बराबर इल्तुतमिश के अधीन रहा। रणथंभौर और मंडौर पर अधिकार ये 1226-27 ईस्वी में होता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यह अत्यंत दुर्गम दुर्ग था। उस समय कहावत थी कि 70 शासक उस पर विजय पाने में असफल रहे थे। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मंडौर, मतलब परमाणुओं की ये राजधानी थी, उसके दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कुबाचा व दूसरी व अंतिम पराजय उसकी मृत्यु 1227-28 ईस्वी में होती है। इसके बाद इल्तुतमिश कुबाचा के विरुद्ध बढ़ता है। भटिंडा, सिरसा और लाहौर पर अधिकार कर उसने उच्च की ओर कूच किया। कुबाचा भागकर भक्कर पहुंचा और अपने पुत्र अलाउद्दीन बहराम को संधि के प्रस्ताव के साथ इल्तुतमिश के पास भेजा। इल्तुतमिश ने बिना शर्त समर्पण की मांग की, परंतु कुबाचा सिंधु नदी में डूबकर मर जाना अधिकतर बेहतर समझा। इस प्रकार इल्तुतमिश ने सिंध व पंजाब में अपनी शक्ति स्थापित की और सामरिक महत्व के 12 दुर्गों को जीतकर मकरान तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। हर्ष और विषाद का वर्ष अगर देखें 1229 ईस्वी माना जाता है तो 18 फरवरी 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा का राजदूत भारत आया। उसने इल्तुतमिश को मंशूर, मतलब स्वीकृति पत्र प्रदान किया। हालांकि यह मात्र एक औपचारिकता थी जिसके द्वारा खलीफा द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र स्थिति को मान्यता प्रदान की गई थी। फिर भी इस वैधानिक स्वीकृति से इल्तुतमिश की चिर संचित अभिलाषा पूरी हो गई और उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। इस उपलक्ष्य में उसने नासिर अमीर उल मोमिन, मोमिनों का मददगार अमीर की उपाधि धारण की। लेकिन अगले ही महीने इल्तुतमिश को अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख भोगना पड़ा। उसके सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का असामयिक निधन हो गया। इस प्रकार 1229 ईस्वी का वर्ष इल्तुतमिश के लिए हर्ष और विषाद दोनों लेकर आया। ग्वालियर, कालिंजर तथा मालवा पर आक्रमण 1230-35 ईस्वी के बीच में। इल्तुतमिश ने 1231-32 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया, ये परिहार शासक मंगलदेव के विरुद्ध। 1233-34 ईस्वी में इल्तुतमिश के प्रतिनिधि तायसी ने कलिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में वह सफल रहा। 1234-35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया और उज्जैन के महाकाल मंदिर को नुकसान पहुंचाया। इल्तुतमिश का अगर अंतिम अभियान कहा जाए, इसको बूमियान अभियान कहते हैं, एवं उसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में होता है। बूमियान ये गजनी व संध के बीच स्थित है। अभियान जो कि जलालुद्दीन मंगबरनी के उत्तराधिकारी सैफुद्दीन हसन कर्लिंग के विरुद्ध था। इसमें इल्तुतमिश बीमार पड़ गया, इसलिए राजधानी लौटकर आ गया। इल्तुतमिश राजधानी लौट गया, जहां 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसका देहांत हो गया। अब इल्तुतमिश की अगर शासन प्रणाली की हम लोग बात करें तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक होने के नाते सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं के विकास में इल्तुतमिश का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। गोरी को उसके मध्य एशियाई राजनीतिक व्यस्तता के चलते भारत में उचित शासन व्यवस्था करने का मौका नहीं मिल पाया, जबकि ऐबक एक स्वतंत्र शासक के रूप में इतने कम समय तक शासन कर सका कि वह शासन प्रबंध की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाया।
ऐबक ने सल्तनत की रूपरेखा की जो कल्पना मात्र की थी उसे इल्तुतमिश ने आकार दिया। शासन प्रणाली स्वच्छ शासन देकर को उसको वास्तविक रूप प्रदान किया। प्रोफेसर निजामी का विचार है कि आदाब उस सलातीन एवं मासिर उर सलातीन नामक पुस्तकों में जिन्हें इल्तुतमिश ने बगदाद से अपने पुत्रों की शिक्षा हेतु मंगवाया था, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जिन्हें वह दिल्ली में पूर्ण रूपेण कार्यान्वित करना चाहता था। इल्तुतमिश ने जिस राजतंत्र की स्थापना की उसकी शक्ति एवं आधार विशेषतः एक सैनिक एवं प्रशासनिक सेवा पर आधारित थी। सुल्तान। समकालीन इतिहासकारों ने सुल्तान की महत्ता को रेखांकित किया है। किसी ने कहा कि यदि सुल्तान न हो तो मनुष्य एक दूसरे का संहार कर देंगे। किसी ने कहा कि सुल्तान राज्य रूपी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। फक्रे मुदब्बिर के शब्दों में सुल्तान राज्य रूपी शरीर का सिर है। सुल्तान के अगर अधिकार की बात करें तो सुल्तान के अधिकार अत्यंत विस्तृत थे। सुल्तान को कानून बनाने, उन्हें लागू करने, न्याय करने का अधिकार था। वह सेना का प्रधान सेनापति था। उसे राज्य के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति, पदच्युत उपाधियों से सम्मानित करने आदि का अधिकार था। सुल्तान की आज्ञा सर्वोपरि थी। यद्यपि सैद्धांतिक तौर पर सुल्तान के अधिकार असीमित थे तथा व्यवहारिक तौर पर उस पर कई प्रतिबंध थे। सुल्तान के अगर कर्तव्य की बात करें बच्चों तो मुस्लिम न्याय शास्त्रियों ने सुल्तान के कई कर्तव्य बताए हैं। धर्म की रक्षा करना, इस्लाम के विरोधियों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना, इस्लाम की रक्षा करना इत्यादि। राज्य में प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सार्वजनिक हित के कार्य आदि के लिए योग्य व्यक्तियों और सलाहकारों को नियुक्त करना, व्यक्तिगत रूप से प्रशासन का निरीक्षण व देखभाल करना, निजी संपर्क से जनसाधारण की दशा ज्ञात करना इत्यादि। शासक वर्ग। राजवंशीय राजतंत्र की स्थापना करना इल्तुतमिश की राजनीतिक आवश्यकता थी। मुआविया उमैया खिलाफत साम्राज्य का संस्थापक की भांति इल्तुतमिश ने राजवंशीय राजतंत्र को अराजकता का विकल्प माना। इल्तुतमिश ने जिस राजवंशीय राजतंत्र की स्थापना की उसकी शक्ति और आधार विशेषतः सैनिक एवं प्रशासनिक सेवा पर आधारित थी, जो दो वर्गों में विभक्त थे, तुर्काने पाक और अर्थात शुद्ध रक्त वाले तुर्क, और कुलीन तुर्क दास एवं ताजिकाने गुजीदा वस्ल अर्थात चुने हुए अतुर्कों का मिलान, यानी कुलीन अतुर्क दास। कुलीन तुर्कदास हालांकि मंगोलों द्वारा आजम मतलब अनातोलिया से तुर्किस्तान तक के विजय ने दासों की प्राप्ति में व्यापारियों को उनके मुख्य प्राप्ति क्षेत्र से वंचित कर दिया। फिर भी बगदाद व ईरान के दक्षिणी समुद्र तट के बंदरगाहों से समुद्री मार्ग होकर कुछ दास भारत में लाए जा सके। इस प्रकार आजम के विभिन्न भागों से जो दास लाए जाते थे उन्हें कुलीन तुर्क दास कहा जाता था। इल्तुतमिश के दो महत्वपूर्ण कुलीन तुर्क दास थे, बलबन और शेर खां। ये बलबन का चचेरा भाई था। जब तक इल्तुतमिश जीवित रहा तब तक वे दास थे, किंतु उनके मरणोपरांत वे अपने को सुल्तानी अर्थात सुल्तान के दास अधिकारी कहने लगे। कुलीन और तुर्क विदेशी मंगोल चंगेज खां द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों से पीड़ित होकर अनेक प्रसिद्ध राजकुमार, अभिजात्य वर्ग, मंत्री व विभिन्न क्षेत्रों के काबिल लोग रोजी रोटी के लिए भारत की ओर रुख किए। इनमें बहुत से इल्तुतमिश के दरबार में स्थान पाने में कामयाब हुए, जिसमें निजामुल मुल्क जुनैद, सुल्तान इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी, फखरू मुल्क हशामी, ये फुतूह उस सलातीन का लेखक है इत्यादि। इल्तुतमिश द्वारा भारत में जन्मे किसी मुसलमान की नियुक्ति के संबंध के बारे में हमारा आधार बिल्कुल मौन है। स्थानीय हिंदू शासक इल्तुतमिश के साम्राज्य में अपने प्रदेशों के शासक थे। इस प्रकार इल्तुतमिश को तुर्कदास अधिकारियों व स्वतंत्र ताजिकों मतलब विदेशियों का समर्थन प्राप्त था। इसके अतिरिक्त स्थानीय हिंदू शासक जो मजबूरी में ही सही समर्थन देने को विवश थे उनका समर्थन प्राप्त था। शासन प्रणाली। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को जो स्वरूप प्रदान किया उस ढांचे के तीन महत्वपूर्ण अंग थे: एकता,
सेना व मुद्रा प्रणाली। इक्ता। इक्ता का शाब्दिक अर्थ था भूभाग, जबकि व्यवहारिक अर्थ था अधिन्यासित भूमि या प्रशासकीय भूमि। इक्ता के प्रधान को मुक्ता, बलि या इक्तादार कहा जाता था। इक्ता का आर्थिक राजनीतिक संस्था के रूप में विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। राज्य की सेवा के बदले पुरस्कार के रूप में उसका अस्तित्व इस्लाम के उदय काल से ही था। समय के साथ उसके स्वरूप में जरूर बदलाव आया। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था में इक्ताओं का प्रमुख स्थान था। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों, खासकर इल्तुतमिश ने भारतीय सामंतशाही को तोड़ने तथा साम्राज्य के दूर स्थित प्रदेशों को केंद्र से जोड़ने के लिए इस संस्था को विकसित किया। इस प्रकार इक्ता द्वारा समकालीन जरूरतों की पूर्ति होते थे। इक्ता दो प्रकार के होते थे, बड़ी इक्ता और छोटी इक्ता। बड़ी इक्ता यह प्रांत के समतुल्य होता था। इस प्रकार के इक्ता उच्च पदीय अधिकारियों को दिया जाता था, जिन्हें मुक्ता या बलि कहा जाता था। इस प्रकार के इक्ता के साथ प्रशासनिक दायित्व भी होते थे, जिन्हें यह प्रदान किए जाते थे। उनसे यह अपेक्षा किया जाता था कि वे अपने क्षेत्र में शांति व व्यवस्था बनाए रखें और आपातकालीन स्थिति में केंद्रीय सरकार को सैनिक मदद भेजें। छोटे इक्ता जो थे वो इस प्रकार के इक्ता कुछ गांवों को मिलाकर बनाए जाते थे। इस प्रकार के इक्ता के प्रधान को इक्तादार कहा जाता था और इस प्रकार के इक्ता के साथ न तो कोई प्रशासनिक दायित्व होता था और न ही केंद्रीय वित्त विभाग पर कोई आर्थिक दायित्व। इन छोटे इक्तादारों को भूमि के कुछ भाग पर केवल कर वसूलने का अधिकार होता था, जो इन्हें सैनिक सेवा के बदले दिया जाता था। इक्ता प्रणाली के ऐसे तत्व जिनसे सामंती विशेषताएं उत्पन्न हो सकते थे, उसको इल्तुतमिश ने खत्म कर दिया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और उसने वहां पर 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त किए। इस तरह इल्तुतमिश ने उत्तर भारत के सबसे संपन्न प्रदेश पर आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। सेना की अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने सल्तनत की शाही सेना संगठित की। सेना की भर्ती, वेतन भुगतान, संगठन केंद्रीय शासन के अधीन था। सेना में 4 प्रकार के सैनिक होते थे। शाही सैनिक, वे सैनिक जो सुल्तान के सैनिकों के रूप में भर्ती किए जाते थे। शाही अंगरक्षक, शाही गुलाम व कुछ अन्य सैनिक इनमें मुख्य थे। इस सेना की देखभाल दीवाने आरिज यानी सैन्य विभाग करता था। सैनिकों की भर्ती, उसका वेतन भुगतान व उनका संगठन सभी उसके हाथ में होता था। इक्ताई सैनिक, इस प्रकार के सैनिकों की भर्ती सुल्तान के इक्ता के प्रधान द्वारा किया जाता था। अपनी इक्ता से होने वाली आय से वे सेना की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन आदि पर होने वाले व्यय का निर्वहन करते थे। वर्ष में एक बार इक्ता का प्रधान अपनी सेना को निरीक्षण के लिए सुल्तान के पास ले जाते थे, किंतु साधारणतः इस नियम का पालन नहीं हो पाता था। आवश्यकता के समय ये सैनिक सुल्तान की सेवा में भेजे जाते थे। अस्थायी सैनिक, इस वर्ग में वे सैनिक आते थे जो केवल युद्ध के समय अस्थायी रूप से भर्ती किए जाते थे। स्वयंसेवी सैनिक, इस वर्ग में वे सैनिक आते थे जो जिहाद यानी धर्म युद्ध लड़ने के लिए भर्ती होते थे और जिन्हें युद्ध में लूटी गई संपत्ति में एक निश्चित हिस्सा मिलता था। मुद्रा प्रणाली, मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में दिल्ली के समस्त सुल्तानों में सर्वाधिक योगदान इल्तुतमिश का था। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसी ने दिल्ली सल्तनत के 2 प्रमुख सिक्के, चांदी का टंका व तांबे का जीतल प्रचलित किए। यहाँ टंका, जिसका वजन 175 ग्रेन था, बाद के सुल्तानों के लिए नमूना साबित हुआ और उसी से आधुनिक रुपए का विकास हुआ। नेल्सन राइट के अनुसार विदेशों में प्रचलित सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा के भारत में प्रचलन का श्रेय इल्तुतमिश को ही है। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। उसने अपने लिए शक्तिशाली सम्राट, धर्म व राज्य का तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश अंकित करवाया। साथ ही उसने अपने को नासिर अमीर उल मोमिन मतलब प्रधान धर्म रक्षक घोषित किया। चांदी के बड़े बड़े सिक्के जिन पर उपर्युक्त शब्द अंकित होते थे, इल्तुतमिश ने पहली बार चलाए। इसके पहले ऐबक के काल में सोने के छोटे छोटे सिक्के जो देश में प्रचलित था उसका प्रचलन था।
इनमें नागरी में और कई बार अरबी में भी उनके नाम अंकित होते थे। इन सिक्कों पर हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक शिव का वाहन नंदी, चौहान घुड़सवार आदि अंकित होते थे। इल्तुतमिश के मुद्रा सुधार के कुछ विशेष लाभ हुए। सर्वप्रथम जनसाधारण को सुल्तान के स्थायित्व में विश्वास हो सका, क्योंकि उसके टंकों पर खलीफा का नाम भी अंकित रहता था। अगर हम लोग इल्तुतमिश के समय न्याय व्यवस्था की बात करें बच्चों, तो न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में भी इल्तुतमिश का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। न्याय के लिए उसने राजधानी एवं सभी प्रमुख नगरों में काजी और अमीर दाद नियुक्त किया। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के संबंध में इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था। उसकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती थी। सुल्तान के बाद काजी उल कुजात सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। इसके सलाह से सुल्तान प्रांत के मुख्य न्यायाधिकारी काजी एवं मुख्य नगरों के मुख्य न्यायाधिकारी अमीर दाद की नियुक्ति, पदच्युत या तबादला करता था। इल्तुतमिश ने अनेक हिंदू सरदारों को अपने क्षेत्रों पर शासन करने का अधिकार दिया था, जहां की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। ग्राम पंचायत केवल उन मामलों पर निर्णय देती थी जो हिंदुओं के आपसी विवाद से उत्पन्न होते थे। हिंदू व मुस्लिमों के बीच विवादों का निर्णय काजी द्वारा सुलझाया जाता था। समग्रतः ऐबक ने सल्तनत के शासन प्रणाली की रूपरेखा की जो कल्पना की थी, उसे इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली, सैन्य संगठन, मुद्रा प्रणाली, न्याय व्यवस्था के जरिए एक साफ सुथरी शासन प्रणाली देकर वास्तविक रूप और आकार दिया। बच्चों, अगर इल्तुतमिश का मूल्यांकन हम लोग करें तो इल्तुतमिश मध्यकालीन भारत का एक श्रेष्ठ शासक था। वह एक चतुर, सतर्क तथा दूरदर्शी था। उसने भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इल्तुतमिश ने 1192 ईस्वी में एक गुलाम के रूप में ऐबक की नौकरी शुरू की और 20 वर्ष से भी कम समय में वह भारत के तुर्क साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा था। जिस समय वह सिंहासन पर बैठा, उस समय राजनीतिक वातावरण बिल्कुल अस्त व्यस्त था। राजत्व के सिद्धांत से लेकर साम्राज्य की सीमा तक प्रत्येक विषय एक अनिश्चित स्थिति में थे। यहां तक कि संकटमय क्षणों में पथ प्रदर्शन के लिए भी कोई नहीं था। जैसा कि ऐबक को गोरी के रूप में मिला था, फिर भी अपने बलबूते पर इल्तुतमिश ने जो किया, उससे उसकी उपलब्धियों की महत्ता और बढ़ जाती है। 26 वर्ष की निरंतर राजनयिक और सैनिक गतिविधियों के पश्चात जब उसकी मृत्यु हुई, तो दिल्ली सल्तनत की एक स्पष्ट रूपरेखा उभर चुकी थी। एक राजवंश की स्थापना हो चुका था। वंशानुगत उत्तराधिकार का सिद्धांत जनसाधारण व शासक वर्ग के मानस में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका था कि उसकी मृत्यु के 36 साल बाद तक यह परंपरा कायम रही। इल्तुतमिश मध्यकालीन दिल्ली का वास्तविक निर्माता था, जो कुछ समय छोड़कर 1857 ईस्वी तक मध्ययुगीन राजनीति का केंद्र बिंदु बनी रही। उसने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया, अपितु सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया। उसने दिल्ली में एक मदरसे विद्यालय का निर्माण कराया। इल्तुतमिश ने मिनहाज उस सिराज तबकात नासिरी इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित है। ये रूहानी ताजुद्दीन मलिक, औफी जवाबी उल हिकायत आदि विद्वानों को अपने दरबार में स्थान देकर संरक्षण भी प्रदान किया था। स्थापत्य के क्षेत्र में ऐबक द्वारा आरंभ किए गए कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। दिल्ली के सुल्तानगढ़ी स्थित नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा भारत का सबसे पुराना मकबरा है। चूँकि इस पहले मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, इसलिए उसे मकबरा निर्माण शैली का जनक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश के अगर उत्तराधिकारियों की बात करें बच्चों, तो इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद 30 वर्षों का इतिहास, अर्थात 1236 से लेकर के 1266 ईस्वी में
बलबन के राज्यारोहण तक का इतिहास सुल्तानों व अमीरों के बीच सत्ता संघर्ष का इतिहास रहा है। इस काल की दो विशेषताएं थे, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की दुर्बलता एवं इल्तुतमिश के 40 तुर्की सरदारों, जिसको तुर्कान ए चिहलगानी या चलीसा दल कहा जाता है, उसका वर्चस्व था। तुर्की दास सरदारों ने सुल्तानों की दुर्बलता का लाभ उठाकर अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगाया। इन 30 वर्षों में इल्तुतमिश वंश के 5 शासक सिंहासन पर बैठे और बाद में उन्हें पदच्युत करके मार डाला गया। इन उत्तराधिकारियों को बलि के बकरे की तरह वध कर दिया गया और अंततः इल्तुतमिश के अमीरों में से एक बलबन ने उसके वंश के बचे खुचे सदस्यों को खत्म करके स्वयं सत्ता पर काबिज हो गया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में, इल्तुतमिश के कई पुत्र थे पर सभी अयोग्य निकले, इसलिए उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसके इस पसंद का जब विरोध हुआ तो उसने कहा, मेरे पुत्र युवावस्था के आनंदों में लीन है और उनमें कोई भी सुल्तान बनने के योग्य नहीं है। वे इस योग्य नहीं कि उन्हें राजकाज दिया जाए। मेरी मौत के बाद आप यह देखेंगे कि मेरी पुत्री की तुलना में मेरा कोई भी पुत्र राजकाज के संचालन के योग्य नहीं होगा। हालांकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, किंतु उसकी मृत्यु के दूसरे दिन ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। अमीरों, खासकर प्रांतीय अधिकारियों ने उनका समर्थन किया। क्या यह इल्तुतमिश की इच्छा की अवहेलना थी? शायद नहीं, क्योंकि निजामी के मत में इल्तुतमिश ने अपने राज्यकाल के अंतिम समय में निर्णय बदल दिया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो दिल्ली का शासन संभालने में पूर्णतः असमर्थ था। उसकी मां शाह तुर्कान, जिसका पूरा नाम खुदा बंदे जहां शाह तुर्कान मिलता है, एक तुर्क दासी थी और सुल्तान के रनिवास की अग्रगण्य महिला थी, जो शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसने आतंक का शासन शुरू किया। इल्तुतमिश के होनहार पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवा करके मरवा डाला। परिणाम स्वरूप मलिकों व अमीरों का शासन पर से विश्वास उठ गया और देश के विभिन्न भागों में विद्रोह शुरू हो गया। मलिक गयासुद्दीन मुहम्मद, इल्तुतमिश का एक और पुत्र, ने अवध में विद्रोह कर दिया और लखनौती से दिल्ली जा रहा शाही खजाना लूट लिया। बदायूं के गवर्नर मलिक इज्जुद्दीन मोहम्मद सालारी ने भी विद्रोह का झंडा उठा लिया। मुल्तान के गवर्नर मलिक सैफुद्दीन कूची एवं लाहौर के गवर्नर मलिक अलाउद्दीन जानी ने भी विद्रोह का बिगुल बजा दिया। मतलब कि मलिकों व अमीरों का विद्रोह जंगल की आग की तरह भड़क गया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली से कूच किया, परंतु राजकीय अधिकारी यहाँ तक के वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी भी विद्रोहियों से जा मिला। फिरोज शाह उल्टे पांव दिल्ली लौट आया, लेकिन वहाँ की स्थिति तेजी से बदलाव गया था। सेना व अमीर सभी रजिया की ओर मिल गए थे और उसके प्रति निष्ठा व्यक्त कर उसे सिंहासनारूढ़ कर दिया था। उन्हें राजमाता शाह तुर्कान की हत्या कर दी। जब फिरोज शाह अपनी माता की सहायता के लिए आया तो उसको भी बंदी बना लिया गया। 19 नवंबर 1236 ईस्वी को उसका वध कर दिया गया। इस प्रकार वह लगभग 7 महीने तक शासन कर सका। अब हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। इल्तुतमिश की बात यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।